हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जैनिज्म का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने तीर्थंकर्स के बारे में देखा था। जो 24 तीर्थंकर्स हैं उसमें से जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स हैं उनके बारे में देखा था। उसके अलावा हमने जो जैन रिलीजन से रिलेटेड काउंसिल्स थी वो देखी थी, और हमने ये भी देखा था कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन में क्या डिफरेंस है। तो हमने जैनिज्म के जो सेक्ट्स थे वो भी डिस्कस कर लिए थे। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे फिलॉसफी, डॉक्ट्रिन्स, महावीर स्वामी की और जितने भी दूसरे तीर्थंकर्स हैं उनसे रिलेटेड। इसके अलावा हम देखेंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। यदि हम डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो जैसे हमने बुद्धिज्म में सारी डॉक्ट्रिन्स पढ़ी थी, वैसे ही हम यहाँ पे भी सारी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं 3 जेम्स, त्रिरत्न। हमने गौतम बौद्ध के बारे में जब पढ़ा था तब भी हमने त्रिरत्न पढ़े थे। वहाँ पे बौद्ध, धम्म, संघ, वो त्रिरत्न थे। यहाँ पे जो 3 जेम्स हैं वो टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। क्या देखते हैं हम यहाँ पे, जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं उनकी लाइफ का, उनके सोल का मेन ऑब्जेक्टिव है लिबरेशन को अचीव करना। ओके, तो उसको अचीव करने के लिए कुछ एथिकल कोड्स को फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कुछ एथिक्स हैं जिसको फॉलो करते हैं जैन रिलीजन के लोग लिबरेशन अचीव करने के लिए, एनलाइटनमेंट अचीव करने के लिए। ओके, तो क्या है ये त्रिरत्न? ये त्रिरत्न है राइट फेथ, परसेप्शन, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, कंडक्ट। ठीक है, जैसे हमने बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने राइट कॉन्शियसनेस, राइट एक्शन, राइट मेडिटेशन पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पे राइट फेथ, परसेप्शन, राइट नॉलेज और राइट एक्शन, कंडक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं राइट फेथ के बारे में। राइट फेथ को राइट परसेप्शन भी कहा जाता है, सामक्य श्रद्धा भी कहा जाता है। ओके, फेथ का श्रद्धा बोलते हैं प्राकृत में। इसके अलावा विश्वास, इन 4 वर्ड से राइट फेथ को हम डिस्क्राइब करते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि आप सिंपली किसी की भी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि डज नॉट बिलीविंग वॉट यू आर टोल्ड, मतलब कि यदि आपको कोई कुछ कहता है तो आप नॉर्मली उस पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप उसको सीइंग नहीं करते, मतलब आप उसको सुनते नहीं हो, उसको फील नहीं करते हो, तब तक उस चीज़ को लेकर आप अपनी फेथ नहीं रखेंगे। थिंग्स प्रॉपरली एंड अवॉइडिंग प्रीकंसेप्शंस एंड सुपरस्टिशन। यहाँ पे मेनली हम बोलते हैं कि जैन रिलीजन में राइट फेथ का मतलब है कि आप किसी अंधविश्वास में बिलीव नहीं करेंगे, आप किसी को भी लेकर जजमेंटल नहीं होंगे, आपके कुछ प्री कंसेप्शन नहीं होंगे, आप हर चीज़ को एनालाइज करेंगे, उसके बेसिस पे आप अपना विश्वास, अपनी फेथ को बनाएंगे। यू कांट अचीव दिस, आप जब तक फेथ को अचीव नहीं कर सकते तब तक आप ट्रूथ को डिटरमाइन ना करो और उसको डिस्टिंग्विश ना करो अनट्रूथ से। मतलब कि यहाँ पे जब हम फेथ की बात कर रहे हैं तो फेथ में हमें ये डिस्टिंग्विश करना है कि क्या सही है, क्या गलत है। किसी भी अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करना है, सिर्फ कही सुनी बातों को नहीं मानना है। हम जो भी चीज़ फॉलो करें उसका हमारे पास एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो या हम उसको अच्छे से समझ पाएँ। ओके, सेकेंड जो त्रिरत्न है वो है राइट नॉलेज, सामक्यजन। अब राइट नॉलेज बेसिकली काय से आएगा? राइट परसेप्शन से आएगा। जब आप किसी चीज़ का सही ढंग से एनालिसिस करेंगे, किसी चीज़ को सही ढंग से देखेंगे, सही ढंग से सोचेंगे, तो आपके पास अपने आप ही राइट नॉलेज आएगा, सही ज्ञान आएगा। राइट डिस्क्रिमिनेशन एंड बाय नोइंग द ट्रू डॉक्ट्रिन। ओके, कई बार यहाँ पे जो राइट नॉलेज है उसका मेन मतलब जैन डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है। ओके, बट राइट नॉलेज का मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपका जो परसेप्शन है वो राइट होना चाहिए। यदि आपका परसेप्शन राइट है तो आपका नॉलेज सही होगा। ठीक है, नॉलेज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसीज इज लायबल टू एरर, वाइल नॉलेज गेन डायरेक्टली थ्रू द फैकल्टीज ऑफ द सोल कैन नॉट बी रॉन्ग।
यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो नॉलेज आपको सिर्फ बाहर की कही सुनी बातों से पता चलता है वो गलत भी हो सकता है, बट जो आप डीप एनालाइज करते हो, आपकी जो सोल से, जो आपकी अंतर आत्मा जो नॉलेज आपको प्रोवाइड करती है, वो कभी भी गलत नहीं होता। तो ठीक है, यहाँ पे राइट परसेप्शन जो है वो राइट नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपका परसेप्शन सही होगा तो आपका नॉलेज भी अपने आप ही करेक्ट होगा। अब जो जैन रिलीजन है उसमें 5 टाइप ऑफ नॉलेज के बारे में कहा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। राइट नॉलेज बहुत ज़रूरी है, रिलायबल है, बिकॉज इट इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट इज़। जो सही नॉलेज है वो रिप्रेजेंट करता है हर चीज़ को सही ढंग से। ओके, राइट नॉलेज के 5 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। पहला है मेंटल नॉलेज, जिसे मति भी कहा जाता है। फिर है श्रुति। श्रुति नॉलेज मतलब एक्वायर्ड किया हुआ नॉलेज, जो बातें आपने कहीं से सुनी हैं, कहीं से आपने वो ज्ञान को एक्वायर किया है। इसके बाद में अवधि नॉलेज। अवधि नॉलेज, डिस्टेंट नॉलेज को हम बोलते हैं अवधि नॉलेज। ओके, इसके बाद में होता है पैरानॉर्मल नॉलेज, मनहा पराया। इसके बाद में होता है केवल्य, एब्सोल्यूट नॉलेज, जो बिल्कुल सही है, जिसके अंदर कोई मिस्टेक होने का चांस ही नहीं बनता। इसके बाद हम देखते हैं राइट कंडक्ट के बारे में। राइट कंडक्ट, ये सामाक्य कर्म, राइट एक्शन। राइट कंडक्ट जो है ये हमको अवेयरनेस से आता है, तब हमारे पास राइट परसेप्शन होता है, राइट नॉलेज होता है, तो हम सही कंडक्ट करते हैं, सही एक्शन करते हैं। हमारे जो कर्म हैं वो सही होंगे यदि हमारा फेथ, हमारा नॉलेज सही होगा तो। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट है राइट कंडक्ट के, राइट परसेप्शन और राइट नॉलेज। द मीनिंग लिविंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू जैन एथिकल रूल्स। यहाँ पे जब हम राइट कंडक्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मेनली बोल रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है वो हमको जैन एथिकल रूल्स के अकॉर्डिंगली जीनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए किसी भी लिविंग क्रिएचर को हार्म करने से, और अपने आप को हमेशा फ्री रखना चाहिए किसी से भी अटैच होने से, और कोई भी इम्प्योर एटीट्यूड और थॉट्स नहीं रखना चाहिए। तो जो कंडक्ट है वो हमको बोल रहा है कि हमको जैन एथिकल कोड्स को फॉलो करना है। अब ये एथिकल कोड्स क्या है हम आगे देखेंगे। अवॉइड करना है किसी भी लिविंग क्रिएचर को हार्म करने से। इसके अलावा हमको किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है, हमको किसी भी चीज़ से अफेक्शन नहीं रखना है। अब हम पढ़ेंगे पंच महाव्रत या 5 वाउस ऑफ जैनिज्म। ओके, ये 5 वाउस है जो जैन कम्युनिटी के लोग लेते हैं। मेनली जो मॉन्क और नन्स होते हैं वो इन्हें फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है अहिंसा, नॉन वायलेंस। ये सभी के लिए है, सभी को फॉलो करना होता है। इसका मेन मतलब होता है कि किसी भी लिविंग क्रिएचर को हार्म नहीं करना है। नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग क्रिएचर इन बोथ एक्शन एंड थॉट्स। हमें हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, वो हमारे एक्शंस में भी होना चाहिए और थॉट्स में भी होना चाहिए। नॉन वायलेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप कोई वायलेंट एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं, आपके मन में वैसे विचार भी नहीं आना चाहिए, वायलेंस के विचार भी नहीं आना चाहिए। फिर है सत्य, नॉन लाइंग, आपको झूठ नहीं बोलना है। टू स्पीक द हार्मलेस ट्रूथ ओनली, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, हार्मलेस ट्रूथ ओनली। आपको हमेशा वो ही सत्य बोलना है जो हार्मलेस हो, ऐसा सत्य जो, ऐसा ट्रूथ जो किसी को हार्म पहुँचाए, वो ट्रूथ आप नहीं बोलोगे तो चलेगा। ओके, यहाँ पे ये बात का ये कंक्लूजन निकलता है। इसके बाद में जो थर्ड महाव्रत है वो है असत्य, जिसको मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, मतलब कि चोरी नहीं करना। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई भी चीज़ आपको वॉलेंटरीली दी नहीं गई हो तब तक आपको उस चीज़ को नहीं लेना है। ठीक है, नॉट टेक एनी थिंग विच इज़ नॉट गिवन वॉलेंटरीली। इसके बाद में जो फोर्थ महाव्रत है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पॉसेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, नॉन पॉसेशन, अपरिग्रह। ये फॉलो करने को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है।
जैसे कि ये जो नॉन पॉजेशन है, इसके अंदर श्वेतांबर वाइट क्लोथ्स को, बाउल्स को नहीं मानते, बट दिगंबर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और बाउल्स, क्लोथ्स उसको भी नॉन पॉजेशन की कैटेगरी में रखते हैं। अ कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम पीपल, प्लेस एंड मटेरियल थिंग। ओके, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना, लोगों से, प्लेस से, मटेरियल थिंग से। इसके बाद में है ब्रह्मचार्य, चेस्टिटी, नॉट टू इंडल्ज इन सेंशुअल प्लेजर। ये भी मेनली जो नन्स और मॉन्क्स होते हैं जैन रिलीजन के, वो फॉलो करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये स्टार्टिंग के जो 4 महाव्रत है ये पार्श्वनाथ ने दिए हैं, और ये वाला जो महाव्रत है ये महावीर स्वामी ने दिया है। ओके, ये बाद में महावीर स्वामी जी ने ऐड किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ब्रह्मचार्य, चेस्टिटी वाला जो महाव्रत है ये महावीर स्वामी ने बाद में ऐड किया था। अब हम देखेंगे अनेकांतवाद। अनेकांतवाद एक इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है जो बोलती है कि जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है और जो अल्टीमेट रियलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं। दैट इज़ थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी। सपोज कोई एक्शन हुआ है, कोई पर्टिकुलर स्टेप लिया गया है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे, मल्टीपल एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल डाइवर्स इवन कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स भी हो सकते हैं। मतलब कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको लेकर काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और वेरियस व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, सपोज कोई भी डिसीजन है, कोई भी स्टेप लिया गया, यदि आप उसके पीछे का ट्रुथ एनालाइज करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे और मल्टीपल व्यू पॉइंट होंगे। इसके बाद वाली जो थ्योरी है वो है स्यादवाद। स्यादवाद हम बोलता है ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टन कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस और सेंसेस। आपने कोई डिसीजन लिया है तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन में ही सही डिसीजन होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो हर सिचुएशन में सही डिसीजन हो। ओके, स्यायवाद का मतलब होता है मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। मतलब कि कोई जज है, तब उनके सामने कोई केस आता है और कोई क्राइम होता है, तो जो क्राइम होता है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती है, तो वो हर चीज़ को, हर प्रोबेबिलिटी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। आप जो भी जजमेंट कर रहे हैं, आप उस समय उस पोजीशन में जो डिसीजन लेते हैं उसके कुछ अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, वो उस कंडीशन में हो सकता है सही भी हो या गलत भी हो। तो हम किसी भी चीज़ को जजमेंटल ना बन के उसका एनालिसिस करें, वो ये थ्योरी बोलती है स्यादवाद। तो ये जो दोनों थ्योरी है, अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी मानी जाती है। जैन फिलोसोफर्स बोलते हैं कि स्टडी एनी ऑब्जेक्ट और फिनोमिना फ्रॉम वेरियस स्टैंड पॉइंट्स। यदि आप कोई ऑब्जेक्ट या किसी फेनोमिना के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में पढ़ना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं न्याय, और उसी थ्योरी को हम बोलते हैं न्यायवाद। तो ये जो अनेकांतवाद की जो थ्योरी है उसको हम न्यायवाद भी बोलते हैं। ओके, और रिलेटिव प्लूरलिज्म की भी थ्योरी बोलते हैं। और दूसरी जो थ्योरी है वो होती है डॉक्ट्रिन ऑफ नेबी और स्यादवाद। स्यादवाद को सप्तभंगी भी कहा जाता है। तो ये जो दोनों थ्योरीज़ हैं ये हमने डिटेल में डिस्कस करी। ये दोनों थ्योरी को तब आप साथ में यूज़ करते हैं तो आपको सही चीज़ को जानने में, ट्रुथ को एनालाइज करना इजी हो जाता है और आप मिनिमाइज करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। ओके, तो जब आप स्यादवाद और अनेकांतवाद इन दोनों थ्योरीज़ को एथिक्स में भी यूज़ करते हैं, यदि आप आपकी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप कोई गलत डिसीजन लें। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट थ्योरी है अनेकांतवाद और स्यादवाद। अब हम महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। जो उन्होंने डॉक्ट्रिन दी है उसमें क्या कहा गया है वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं
कि महावीर स्वामी भगवान में बिलीव करते थे कि नहीं? हाँ, करते थे। जैनिज़्म जो रिलीजन है वो रिकग्नाइज करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट जो गॉड है उनको तीर्थंकर के नीचे रखा गया है, जो उनकी पोजीशन है वो तीर्थंकर से लो है। ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनने वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं करा है। इट डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम बट अटेम्प्ट टू मिटिगेट द इविल प्रैक्टिस और रिचुअल्स ऑफ वैदिक रिलीजन। जो अनटचेबिलिटी और जो दूसरी एविल प्रैक्टिस है वर्ण सिस्टम से रिलेटेड, उसको मिटिगेट करना और जो रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन है उसको मिटिगेट करना, ये ऑब्जेक्टिव रहा है। बट वर्ण सिस्टम में बिलीव करता है जैन रिलीजन, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और गॉड के एग्जिस्टेंस में भी बिलीव करता है, बट जो गॉड है उनकी जो पोजीशन है वो तीर्थंकर के नीचे है। महावीर के अकॉर्डिंग जो पर्सन होते हैं वो हायर स्ट्रेटा में पैदा होंगे, हायर वर्ण में पैदा होंगे या लोअर वर्ण में पैदा होंगे, ये उनके सिंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो हमने यहाँ पे कर्म की थ्योरी पढ़ी थी, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पार्श्वनाथ ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिनने रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कर्म की फिलॉसफी दी है, कर्म की थ्योरी दी है। तो कर्म बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैन रिलीजन में, और महावीर स्वामी कहते हैं कि जो आपके कर्म है उसी के कारण आपका पर्टिकुलर वर्ण में बर्थ होता है। और यहीं से हमको पता चलता है कि जो जैनिज़्म ये बिलीव करता है इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल एंड द थ्योरी ऑफ कर्मा। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध रिलीजन में हम ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल नहीं पढ़ते हैं, हम उसमें देखते हैं कि साइकिल ऑफ रीबर्थ और डेथ चलती रहती है बट सोल माइग्रेट नहीं होता है। यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल और थ्योरी ऑफ कर्मा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैनिज़्म में इक्वलिटी पे एम्फेसिस दिया गया है, ये रिजेक्ट करते हैं द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। अब हम देखते हैं जैन लिटरेचर के बारे में। यदि हम जैन लिटरेचर की बात करें तो कैनोनिकल जो लिटरेचर्स हैं, जो जैन रिलीजन से रिलेटेड लिटरेचर्स हैं, वो आदिनाथ जो कि फर्स्ट तीर्थंकर थे तभी से स्टार्ट हो गई थी, बट जो उनकी जो फिलॉसफीज़ थी, जो उनके लिटरेचर वर्क था वो फॉरगेटन हो चुका था, और बाद में जो दूसरे तीर्थंकर्स थे उन्होंने उनकी टीचिंग को रिवाइव करा था। ओके, जो तीर्थंकर्स की जो टीचिंग है वो मेनली हमको पूर्वास के रूप में मिलती थी। टीचिंग ऑफ द तीर्थंकर आर नोन एज पूर्वास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन रिलीजन में जो पूर्वास होता है वो बेसिकली टीचिंग ऑफ तीर्थंकर को कहा जाता है। 14 पूर्वास थे जिसको मेमोराइज किया गया और पास किया गया ऑन थ्रू द एजेस। जैसे हमने ऋग्वेद के टाइम पढ़ा था कि 1000 से 1500 BC तक ऋग्वेद कंपाइल होता रहा और फिर वो मेमोराइज और पास बाय जनरेशन टू जनरेशन होता रहा। सेम यहाँ पे जो पूर्वास थे 14 पूर्वास जो कि जैन तीर्थंकर्स की टीचिंग थी वो जनरेशन बाय जनरेशन पास की जा रही थी, बट वो बाद में लॉस्ट हो गई और जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं वो अब हमारे पास नहीं है। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने प्रोफेसी की थी कि उनके एनलाइटनमेंट के 1000 ईयर्स के बाद, जो उनका निर्वाणा होगा उसके 1000 ईयर्स बाद, जो उनकी डॉक्ट्रिन्स हैं, जो उनका नॉलेज है जो वो देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पूर्वास, वो लॉस्ट हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। ओके, द होल दृष्टिवाद डिसअपेयर्ड एज वेल। ये जो दृष्टिवाद है ये बेसिकली अंग है। अंगास क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो भगवती सूत्र जो सूत्र है ये भी अंग 12 अंश होते हैं इसमें। जैन टेक्स्ट के अंदर 12 अंश हैं जैन लिटरेचर्स के अंदर। उनके अंदर से एक है भगवती सूत्र और उसके अंदर ये कहा गया है महावीर स्वामी जी के द्वारा कि आफ्टर निर्वाणा, उनका जो निर्वाणा होगा उसके 1000 ईयर्स बाद जो उनकी टीचिंग्स है वो डिसअपेयर हो जाएगी। हाउएवर जो उनका जो डिटेल्ड टेबल है ऑफ कंटेंट ऑफ दृष्टिवाद और पूर्वास, उसको कुछ अंग में जो अंश 12 हैं उनमें संभाल के रखे गए हैं। ठीक है, 4 अंग।
जिसमें से एक है समाव्यंग और नाड़ी सूत्र। जो एट प्रेजेंट हमारे पास इम्पॉर्टेंट जैन लिटरेचर है, जिसको कैनोनिकल जैन लिटरेचर कहा जाता है, वो है जैन अगम्स। ठीक है, ये मेनली जो महावीर स्वामी जी की टीचिंग थी उसके ऊपर बेस्ड है। ये अर्ध मगधी में लिखी हुई है। तो पहले हमने पढ़ा पूर्वास। जो पूर्वास है वो डिसअपियर हो चुकी है, बट जो उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स हैं वो हमको अंग जो टेक्स्ट हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलती है। 12 अंग्स हैं, उसके अंदर हर अलग अलग अंग्स अलग अलग चीज़ों से डील करते हैं, और ये जो अंग्स हैं ये अर्ध मगधी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। दिस अंग्स हैव डिसअपियर्ड बाय द टाइम ऑफ सेकेंड संगीति। जो सेकेंड काउंसिल हुई थी 512 एडी में, तब तक ये अंग्स भी डिसअपियर्ड हो गए थे, और जो रिमेनिंग जो बाकी थे उनको लिखा गया अर्ध मगधी लैंग्वेज में। अर्ध मगधी मतलब जैन प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया। अब हम इसमें क्या क्या देखते हैं? हम इसमें देखते हैं 12 उपअंग्स आगम्स। ये जो उपअंग्स आगम्स हैं वो एक्सप्लेन करती हैं अंग्स के बारे में। मतलब पहले हम देखते हैं इसमें कि 14 पूर्वास थी। ये जो 14 पूर्वास थी इनको हमने है ना अंग्स के फॉर्म के अंदर प्रिजर्व करा, अंग्स के फॉर्म में प्रिजर्व करा। फिर बाद में देखते हैं हम कि जो अंग्स थे ये भी डिसअपेयर हो गए, और ये जो अंग्स थे इनको हमने आगम्स के फॉर्म में प्रिजर्व करा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो टीचिंग्स है उसको प्रिजर्व करते आ रहे हैं। तो हम देखते हैं 12 उपंग आगम्स। ये जो है उपंग आगम्स ये एक्सप्लेन करते हैं अंग्स के बारे में। इसके बाद में 6 चेदा सूत्र हम देखते हैं। ये टेक्स्ट जो है वो रिलेटेड है कि मॉन्क और नन्स को किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए। फिर 4 मूल सूत्र देखते हैं जो बताती है कि क्या बेस होना चाहिए इन द अर्ली स्टेज ऑफ द मॉन्कहुड। यदि आप मॉन्क की लाइफ फॉलो करना चाहते हैं तो अर्ली स्टेज में आपको कैसे रहना चाहिए या कैसी अर्ली स्टेज होनी चाहिए। 10 प्रकीर्णका सूत्र है जो कि डील करती है इंडिपेंडेंट और मिसलेनियस सब्जेक्ट से। इसके बाद में आती है कुलिका सूत्र जो टेक्स्ट बेसिकली एनहेंस करती है और डेकोरेट करती है द मीनिंग ऑफ अंग। ये जो अंग जो टीचिंग ऑफ महावीर थी जिसको हमने प्रिजर्व करा था उसको मोर डेकोरेटिव फॉर्म के अंदर आपके सामने प्रेजेंट करती है कुलिका सूत्र। अब हम देखते हैं कि जो अंग थे जो 12 इन नंबर्स थे, इसमें से जो फर्स्ट अंग था उसका नाम था अचरंग सूत्र। इसे हम अकरंग सूत्र भी बोलते थे। फर्स्ट ऑफ द 11 और 12 अंग माना जाता है। ये टेक्स्ट सबसे पहले जैन मॉन्क्स बनने के बाद में कोई टेक्स्ट पढ़ी जाती है तो वो ये अकरंग सूत्र ही है। इसमें ये बताया जाता है कि क्या कंडक्ट और क्या बिहेवियर होना चाहिए ऑफ एसेटिक लाइफ। तब आप एसेटिक लाइफ जीते हैं तो आपका क्या कंडक्ट होना चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना है, आपको किस तरीके का बिहेवियर रखना है। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि क्या पेनेंस होता है और वो किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेनेंस ऑफ लॉर्ड महावीर, जो लॉर्ड महावीर का जो पेनेंस था वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये ओल्डेस्ट आगम है फ्रॉम द लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये अर्धमगधी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, तो जो 12 अंग थे उसमें से सबसे पहला जो अंग है वो है अकरंग सूत्र। इसमें ये बताया गया है कि मॉन्क्स को कैसी लाइफ जीनी चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, और महावीर स्वामी का पेनेंस बताया है। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट अंग है भगवती सूत्र। इसके अंदर महावीर स्वामी जी की लाइफ के बारे में दिया हुआ है और एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसमें 16 महाजनपद के नाम दिए हुए हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कल्प सूत्र। कल्प सूत्र भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्प्रेरी थे, तो मतलब ये 300 BC के आसपास थे। इसके अंदर जो जैन तीर्थंकर्स हैं उनकी बायोग्राफी दी हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नोटेबली पार्श्वनाथ और महावीर के बारे में दिया हुआ है, और इंक्लूड द लेटर्स निर्वाणा, और इनके निर्वाणास के बारे में मेंशन है। जो भद्रबाहु थे ये टीचर थे, रिलीजियस गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ओके, और ये जो टेक्स्ट है कल्पसूत्र ये कब कंपाइल हुई है, तो ये मौर्यन एरा के टाइम कंपाइल हुई है।
तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, अक्रंग सूत्र, ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। अब जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो है प्रशिष्टि पर्वन। इसको हम स्थाविर वली चरिता के नाम से भी जानते हैं। ये 12th सेंचुरी में लिखी गई है। ये संस्कृत महाकाव्य है जिसे हेमचंद्र ने लिखा है। ये हमको जो जैन टीचर्स हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। ओके, तो आप याद रखिएगा कि जो प्रशिष्टि पर्वन जो बुक है ये जैन टेक्स्ट है और ये 12th सेंचुरी एडी में लिखी गई है। संस्कृत महाकाव्य है जो कि हेमचंद्र ने लिखा है। जैन टीचर्स की हिस्ट्री के बारे में हमको बताता है। फिर हम देखते हैं भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु से ही रिलेटेड होगी, ये भद्रबाहु के बारे में हमको बताती है क्योंकि भद्रबाहु जैन रिलीजन के फॉलोअर थे, तो जैन रिलीजन के बारे में भी हमको इस बुक से पता चलता है। अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के अंदर, और इसके बाद हम देखेंगे सिमिलरिटीज़। देखिए, जो जैन थे, जैनिज़्म हमने पहले ही देखा, ये रिकग्नाइज करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को, बट गौतम बुद्ध ऐसा नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, बट जैनिज़्म गॉड में बिलीव करते हैं। ऑल्दो जो गॉड होते हैं उनकी पोजीशन तीर्थंकर के नीचे है, बट दे बिलीव इन गॉड, तो ये इंपॉर्टेंट है, और एग्जिस्टेंस इन गॉड। जैन रिलीजन में कंडेम नहीं किया जाता वर्ण सिस्टम को, जबकि बौद्ध रिलीजन में किया जाता है। वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया था गौतम बुद्ध ने, बट महावीर स्वामी जी ने किया था। जैन रिलीजन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करता है, दैट इज री इनकारनेशन, बट बुद्धिज़्म में इस तरीके की कोई फिलॉसफी नहीं है। ट्रांसमाइग्रेशन में बिलीव नहीं किया जाता है बौद्ध रिलीजन में। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल नहीं होता है, नो सोल कहा जाता है वहाँ पे। ओके, यदि आपको ये चीज़ें डिटेल में समझनी है तो जो बौद्धिज़्म का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैंने डॉक्ट्रिन्स ऑफ फिलॉसफी कवर की है बौद्धिज़्म की, उसमें ये टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ाया है। बौद्धिज़्म में प्रिस्क्राइब किया गया है मिडिल पाथ, उसमें माध्यमिक मार्ग पे चलने की बात की गई है, एक्सट्रीम को फॉलो नहीं करना है। बट जो जैन रिलीजन है वो एडवोकेट करता है कंप्लीट ऑस्टेरिटी को। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। अब हम देखते हैं सिमिलरिटीज़ बिटवीन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। सिमिलरिटी की बात करें तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों ही रिजेक्ट करते हैं ऑथोरिटी ऑफ वेदास को, दोनों ही वेदास में बिलीव नहीं करते। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस दोनों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म में ये मॉरल परसेप्ट्स में आते हैं, और यहाँ पे जैनिज़्म के अंदर ये पंच महाव्रत में आता है। ठीक है, कोई भी एनिमल, कोई भी लिविंग क्रिएचर को हर्ट नहीं करना है, ये बात दोनों रिलीजन के अंदर कही जाती है। दोनों ही रिलीजन इस बात पे विश्वास नहीं करते कि गॉड क्रिएटर है इस यूनिवर्स का। एक्नॉलेज करते हैं ऑल क्रिएशन एज बीइंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स डिविनिटी। गॉड में जैनिज़्म बिलीव करता है, बुद्धिज़्म नहीं करता है, बट गॉड एज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, इनमें दोनों ही रिलीजन का विश्वास नहीं है। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों ही कंसेप्ट ऑफ री इनकारनेशन में बिलीव करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, बट ऐसी कोई भी थ्योरी बुद्धिज़्म के अंदर नहीं है। बुद्धिज़्म के अंदर री इनकारनेशन की बात कही जाती है क्योंकि रीबर्थ और डेथ की बात बोलते हैं, बट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल ये वाला जो थ्योरी है ये जैनिज़्म में है, हिंदुइज़्म में है, बट बुद्धिज़्म में ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, और उस समय की लाइफ कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, आर्ट एंड कल्चर कैसा था, ये सारी चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।